Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you all in our YouTube platform channel. जैसा कि आपको बताया कि हर दिन हम 11:15 पे क्या कर रहे हैं कि डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो करंट अफेयर्स के सेशंस हैं, ये जो क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में आपको दिख रहे हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ। 2 क्लास हमने ऑलरेडी कवर किया है। फर्स्ट क्लास में हमने हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर के जो करंट रिलेटेड टॉपिक्स थे, जो इवेंट हुए थे, हमने उसको डिस्कवर किया था। सेकेंड वाले में हमने क्या किया था, जो इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो इकोनॉमिक सेक्शन से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे, हमने उसको डिस्कस किया था। आज इस सेशन में हम क्या करेंगे कि पॉलिटी और ज्योग्राफी के जो करंट अफेयर्स के जो इवेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती है। पहली चीज़ क्या होती है कि आपको ये देखने को मिलता है कि जो आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, ये आप इन डेप्थ प्रिपेयर कर लेते हो। इसमें आपको एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज भी आपको मिल जाता है, साथ साथ करंट में कौन सा इवेंट हुआ है ये भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। सवाल है, विथ रेफरेंस टू द इंटर स्टेट काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात की गई है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड है, इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड थर्ड है, द यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा। देखो, अगर इंटर स्टेट काउंसिल की हम बात करें तो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट। बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा। देखो, अगर पहले स्टेटमेंट को देखें ना, तो ये देखो आर्टिकल 263 के अंदर ये मेंशन्ड है, ये तो बिल्कुल सही दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या कह के आ रहा है कि इट इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो, ये नॉन परमानेंट होता है। तो अगर 1 को हम इलिमिनेट कर दे, तो 1 को इलिमिनेट करते ही देखो ये 2 ऑप्शंस तो हमारे ऑलरेडी इलिमिनेट हो गए। और उसके बाद क्या कहता है, अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो क्या कह रहा है कि द यूनियन होम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में हमें पता है कि क्या होता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो इसके हेड होते हैं। अगर यहाँ पे जोनल काउंसिल की बात होती तो उसके हेड कौन होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर। तो चूंकि ये भी इनकरेक्ट है, तो आपसे करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या होगा, 2 ओनली। राइट आंसर आपका क्या हो गया, सी। ठीक है, समझ गए आप। चलिए सेकेंड क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बताइए जल्दी से। द DK बसु केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समटाइम्स अपीयर्ड इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। देखो, DK बसु केस जो है वो किससे रिलेटेड है, आपसे बेसिकली ये पूछा गया है। तो किससे रिलेटेड है, क्या ये लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड है, इज इट रिलेटेड टू कस्टोडियल वायलेंस और इनडायरेक्ट टैक्स मैटर, और द लास्ट टू लैंड एक्विजिशन एंड री एक्विजिशन मैटर, किससे रिलेटेड है। देखो, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था या जो बैरूबारी वाला केस था, वो सब आपसे इससे आपको रिलेटेड यहाँ पे दिखे, किससे, लैंड एक्विजिशन से। आपसे पूछा क्या गया है, DK बसु केस। तो DK बसु केस किससे रिलेटेड था, जल्दी से बताइए। रिसेंटली हमने इसको न्यूज में देखा था। हालांकि ये केस जो है 1996 में हुआ था, लेकिन ये जो है ये चीजें हमें अभी रिसेंटली न्यूज में देखी थी। तो क्या था वो है कस्टोडियल वायलेंस। हमने देखा है ना कि कस्टडी के अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं कस्टोडियल वायलेंस आपको न्यूज में हर जगह देखने को मिल रहा है दिन आजकल। तो जो DD बसु का केस है ये 1996 में आया था, और ये किससे रिलेटेड होगा, तो कस्टोडियल वायलेंस से रिलेटेड होगा। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सवाल आपसे पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2010। देखो, FCRA की बात की गई है। अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो होते हैं, जो कि हमारे अमित शाह जी हैं,
सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के पास ये पावर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, बिल्कुल सही, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। रिसेंटली हमने इसमें अमेंडमेंट देखा था। और अब क्या है कि जो एनजीओ वगैरह, जो बाहर के देश के अगर एनजीओ वगैरह भी पैसा दे रहे हैं तो इनके ऊपर भी एक बार चेक रखने का काम किया जाएगा, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की जा रही है तो उसके ऊपर भी चेक रखने का काम किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। सवाल यह है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रू। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 8th शेड्यूल के बारे में कौन सी बातें यहाँ पे सही है। अगर हम 8th शेड्यूल की बात करें तो वहाँ पे आपको क्या 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखने को मिलते हैं, और इसी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर आपको जो हमारे 6 क्लासिकल लैंग्वेज है ये भी देखने को मिलेंगे। 3 अमेंडमेंट हो चुके हैं, कौन कौन से हो चुके हैं, 21st अमेंडमेंट एक्ट, 71st अमेंडमेंट एक्ट एंड 92nd अमेंडमेंट एक्ट। 3 अमेंडमेंट हमने देखे हैं जो अभी लैंग्वेज से रिलेटेड हो चुके हैं। ठीक है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है। तो पहला है, इट डिफाइंस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। 8th शेड्यूल के अंदर सिटीजन्स की बात ही नहीं की गई। फंडामेंटल राइट्स कहाँ है, पार्ट 3 के अंदर आपको देखने को मिलता है। इट इंक्लूड द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, पार्ट 5 में मिलता है, यूनियन एंड स्टेट्स के अंदर। ठीक है, इट आइडेंटिफाई द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो ये बिल्कुल सही है, क्या होगा, जो 22 के 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको रिकॉग्नाइज कहाँ पे किया गया है, तो 8th शेड्यूल के अंदर किया गया है। लास्ट ऑप्शन क्या है, इट स्पेसिफाई द पावर एंड फंक्शन ऑफ द जुडिशरी। इसका कोई लेना देना नहीं है जुडिशरी। तो समझ गए आपका आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स रिसेंटली सीन इन न्यूज, इट इज चेयर्ड बाय। जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स का, देखो इकोनॉमिक अफेयर्स की बात की गई है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो 5 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। मैंने इकोनॉमिक अफेयर्स को ये बोला कि ये फाइनेंस कमेटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मैंने ये नहीं बोला है कि इसको हेड वो करेंगे। हेड कौन करते हैं, तो हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे मोदी जी इसको हेड कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात की गई है, तो एक स्पीकर जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं डिफिक्शन का। जब किसी के ऊपर एंटी डिफेक्शन वाला चार्ज लगता है तो स्पीकर ही है जो कि डिसाइड करेंगे। सेकेंड है कि जो मनी बिल के बारे में बात करें तो अ बिल इज मनी बिल और नोट, हुई डिसाइडेड, तो द स्पीकर इज डिसाइडेड बिल इज मनी बिल और नोट। ओके, ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब फाइनेंस कमीशन के बारे में आपसे पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड द फाइनेंस मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूटेड द फाइनेंस कमीशन एट एन इंटरवल ऑफ 5 years और अर्लियर। सेकेंड क्या है, डिटरमाइंस द मेथड एंड फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स प्रोसीड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। देखो अगर हम फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करें तो आर्टिकल 280 के अंदर आपको फाइनेंस कमीशन देखने को मिलता है। और ये न्यूज में क्या है, तो अभी हमने देखा था कि रिसेंटली जो है नए फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया इंडिया के अंदर। ठीक है, इसीलिए न्यूज में था। तो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो इसको कौन करेगा, अपॉइंट करना, रिमूव करना, ये सब किसका काम होता है, तो ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम होता है। तो अगर ए इनकरेक्ट हो गया तो बोथ भी गया, 1 भी गया। सेकेंड क्या है कि इट डिटरमाइंस द मेथड एंड फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स प्रोसीड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देखो स्टेट को कितना ग्रांट देना है, कितना टैक्स में शेयर देना है, ये सारी की सारी बातें अगर निर्धारित कौन करता है तो ये करता है फाइनेंस कमीशन। और हालांकि ये एडवाइजरी नेचर होता है, ये एडवाइस देते हैं,
अब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कितना उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका बी ओनली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। आपसे जो सवाल पूछा गया है ये है, विथ रेफरेंस टू द रिसेंटली फॉर्म्ड कमिटी फॉर सब कैटेगराइजेशन विथ शेड्यूल कास्ट कंसीडर द फॉलोइंग। शेड्यूल कास्ट के बीच में जो सब कैटेगरीज बनाई गई है तो उसके लिए हमने रिसेंटली देखी थी, एक कमिटी बनी थी। तो बताइए क्या है इसका आंसर। दो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो पहला आपको क्या बोला गया है फर्स्ट में कि इट इज चेयर्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। सेकेंड है इट इज मैंडेटेड टू लुक एट द मैटर्स रिलेटेड टू द रिजर्वेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। बताइए जल्दी से कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो सिंपल सा है, इसको चेयर एनसीएससी नहीं करेगा, इसको चेयर कौन करेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स चेयर करेंगे। और दूसरी बात अगर हम पूछे, हम देखें ये कि रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन जो होता है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, मतलब जो जहाँ पे वैकेंसी निकली है तो वो डिसाइड करते हैं, वो अथॉरिटी डिसाइड करते हैं रिजर्वेशन की, ये डिसाइड नहीं करता। ठीक है, तो क्या हो गया नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। विथ रेफरेंस टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो आर्टिकल 44 जो है हमारा डीपीएसपी, इसके अंदर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलेगा। गोवा के अंदर अगर बात करें तो पोर्चुगीज सिविल कोड आपको वहां पे एक्टिव दिखेगा। इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर बात करें तो उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके बिल पास किया है। ठीक है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है इट इज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ये सही है। देखो ये पार्ट 4 में आपको देखने को मिलता है डीपीएसपी के अंदर, तो ये तो बिल्कुल सही है ना, आर्टिकल 44 के अंदर है। सेकेंड क्या है, इन इंडिया उत्तराखंड एंड गोवा हैव इम्प्लीमेंटेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो गोवा के बारे में तुम्हें पता है, उत्तराखंड ने बिल पास किया है, क्या उत्तराखंड ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ है कि बिल तो पास हो गया है लेकिन अभी इम्प्लीमेंट वहां पे नहीं किया गया। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ गोवा के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। उत्तराखंड ने बिल पास किया है, इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंट वैसे भी तब होगा जब नया सेंसस आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 1 ओनली। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। आर्टिकल 30 के बारे में आपसे पूछा गया है कि विथ रेफरेंस टू द आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आर्टिकल 30 के अंदर आपको पता है कि आर्टिकल 29 और 30 दोनों जो है वो माइनॉरिटीज को राइट्स दिए गए हैं उसके अंदर। तो ऑप्शन क्या है कि आर्टिकल 30 के अंदर देखो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है। पहला है इट स्टेट्स the right to minority to establish and administer educational institutions। ठीक है, सेकेंड है अजीज वासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1968 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 30। क्या होगा आंसर, जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए फटाक से, क्या होगा। देखो यहां पे आपको अगर आप देखो तो क्वेश्चन आर्टिकल 30 के अंदर बिल्कुल लिखा गया है कि माइनॉरिटीज के पास ये पावर है कि वो अपना जो है एडमिनिस्टर एंड एस्टैब्लिश करे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, बिल्कुल ये लिखा गया है इसके अंदर। ठीक है, सेकेंड जो है अजीज भाषा वाला केस 1968 का, बिल्कुल ये प्रोविजन जो है आर्टिकल 30 से ही रिलेटेड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 ओनली, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करेक्ट दिखेंगे। ठीक है, कोई डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो रिलीजियस माइनॉरिटी की बात की गई है।
अब यहाँ पे आपसे यही मेरे ख्याल से पूछा जा रहा है कि इसको डिफाइन कैसे करोगे, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पढ़िए। स्टेटमेंट 1 है क्लास और ग्रुप ऑफ पीपल हुज मदर लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मेजोरिटी ग्रुप आर कंसीडर्ड रिलीजियस माइनॉरिटी। ऐसा होता है कि अगर सपोज करो कि मेजर हिंदी बोलने वाले हैं, वहाँ पे कोई तमिल बोलने वाला आ गया तो उसको माइनॉरिटी ग्रुप बोल दिया जाएगा। सेकंड क्या है कि सिख एंड जैन्स आर अमोंग द रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया। क्या होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? देखो यहाँ पे बात किसकी की गई है, रिलीजियस माइनॉरिटी की बात की गई। और ये जो डिफिनीशन दिया गया है, ये डिफिनीशन तो सही है, लेकिन डिफिनीशन किसका दिया गया है? डिफिनीशन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दिया गया है। और ये डिफिनीशन के लास्ट में जब ये रिलीजियस माइनॉरिटी जोड़ दिया तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सिख एंड जैन आर अमोंग द रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया, बिल्कुल सही है। मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, ये सब के सब जो इंडिया के अंदर क्या है, माइनॉरिटी के अंदर आते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ओनली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए जल्दी से। विथ रेफरेंस टू द टी बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो जो कल हमने सवाल लिए थे इकोनॉमी के, उसमें भी टी बोर्ड के ऊपर दो क्वेश्चंस आए थे, यहाँ भी आया है। जल्दी से बताइए कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, आपसे करेक्ट पूछा है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि ये जो है एक स्टेचुरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। सेकेंड दिया है कि इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, जल्दी से बताइए। देखो ये बिल्कुल सही है कि ये स्टेचुरी बॉडी है, 1953 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। अगर इंडिया के टी प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया का जो टोटल टी प्रोडक्शन होता है ना, उसका अप्रोक्स 55% टी जो है अकेले असम ही प्रोड्यूस करता है। और असम की एक और ख़ास बात है कि जो दार्जिलिंग टी जो असम की दार्जिलिंग टी है, उसको इंडिया के अंदर सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की सबसे पहले जीआई टैग कौन सी थी, तो आप क्या बोलोगे? दार्जिलिंग टी। कब दिया गया था? 2004 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही आंसर जो है इसके करेक्ट हैं, बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिविल एविएशन सेक्टर। आपसे बोला जा रहा है कि जो डायरेक्टर जनरल होते हैं सिविल एविएशन के, उनके पास पावर होती है कि वो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करे, किसके लिए? सिविल एविएशन सेक्टर के लिए। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड डेवलपिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का बताइए आंसर क्या होगा। देखो अगर आप समझो ना तो ये दोनों उल्टा पुल्टा दे दिया है। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन होता है उनका काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, और जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन होगा, इनका काम होगा पॉलिसी वगैरह बनाना। ब्यूरो इट मीन्स ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब होता है? पॉलिसीज बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नाइदर 1 और 2। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपको उल्टा पुल्टा करके दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। बीआईएस के बारे में पूछा गया है आपसे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में, और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। बीआईएस जो है क्या वो स्टेचुरी बॉडी है, फंक्शनिंग अंडर द एजिस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई के अंदर है? और सेकेंड है इट हैज नो रीजनल ऑफिस इन इंडिया। क्या होगा बीआईएस के बारे में, जल्दी से बताइए।
देखो BIS एक्ट की अगर बात करें ना, तो BIS एक्ट हमने कब देखा था, कब आया था, जल्दी से बताइए। BIS एक्ट हमने कब देखा था? तो 1986 में हमने देखा था कि BIS को फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेट कब किया गया था, 1986 के अंदर किया गया था। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो इसके बहुत सारे रीजनल ऑफिस हैं, तो अगर ये बोलना है कि इसका कोई रीजनल ऑफिस नहीं है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है कि हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। BIS की बात करें ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की, तो इसका ऑफिस आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा, तो ये भी आपका रॉन्ग है। आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या होगा, 1 ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखिए। Which of the following language were initially included in 8th schedule of the Indian Constitution? देखो 4 लैंग्वेज आपको दिए गए हैं, मैथिली, गुजराती, नेपाली, असमीज। आपसे क्या पूछ रहा है कि इनिशियली इंक्लूडेड इन 8th schedule, बताइए कौन सा होगा। बताइए जल्दी से। देखो गुजराती और असमी की बात करें ना, तो ये दोनों इनिशियली का मतलब आप समझो कि आपसे बोल रहा है कि ओरिजिनली, मतलब ओरिजिनली जो 14 लैंग्वेज थे, जो 14 लैंग्वेज थे, फिलहाल तो 22 लैंग्वेजेज हैं, तो जो इनिशियली 14 लैंग्वेजेज थे उसके अंदर कौन कौन से थे, तो उसके अंदर क्या थे, गुजराती और असमीज आपको दिखेंगे। ठीक है, मैथिली को देखा जाए तो ये 92nd वाले में ऐड किया गया था, नेपाली को देखा जाए तो 71st अमेंडमेंट एक्ट में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, और अभी देखो ये न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि जो कश्मीरी लैंग्वेज है, कश्मीरी लैंग्वेज को AI के लिए बहुत अच्छा माना गया है, तो वो एक न्यूज में आ गया था, तो इसीलिए लैंग्वेज भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। With reference to the National Medical Commission NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन, अब इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए और आपको करेक्ट बोलना है। फर्स्ट है, इट इज ए नॉन स्टेचुरी रेगुलेटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, सेकेंड है, इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, बताइए जल्दी से। देखो और NMC की बात करें ना, तो ये एक नॉन स्टेचुरी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन रियल में ये एक स्टेचुरी बॉडी है, इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया है, तो इसीलिए चूंकि नॉन स्टेचुरी रेगुलेटरी बॉडी दे दिया ना, तो इसीलिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, ये देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, 2 ओनली। ठीक है, अगर हम नेशनल मेडिकल कमीशन की बात करें तो इसको 2019 में बनाया गया था, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कब बनाया गया था, 2019 में, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया था, इसीलिए स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है, अगर कोई अमेंडमेंट हो जाता तो क्या हो जाता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता। चलिए स्टेटमेंट देख लीजिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, तो ठीक है स्टेटमेंट देख लीजिए, यहीं से आंसर दे दीजिएगा। ओके, इसको मैं साइड कर देता हूं, अब थोड़ा बहुत दिख जाएगा। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल एक्ट 2013। अब जो प्रेस एंड पीरियोडिकल एक्ट 2023 है उससे रिलेटेड सवाल है, तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, जल्दी से बताइए कि प्रेस एक्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट होगा जो इनकरेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर
पीरियडिकल्स इंक्लूडिंग साइंटिफिक एंड एकेडमिक जर्नल्स। जल्दी से बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताइए जल्दी से। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट गिव्स एन ऑनलाइन मैकेनिज्म टू अप्लाई फॉर टाइटल वेरिफिकेशन एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट बाय द प्रेस रजिस्ट्रेशन जनरल। देखो यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन वेरीफाई करने के लिए आपको वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक मिनट आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ना। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि ऑनलाइन मैकेनिज्म टू अप्लाई फॉर टाइटल वेरिफिकेशन। अच्छा, सर्टिफिकेट की बात की करें तो ये देखो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे जो बात की गई है ना साइंटिफिक एंड एकेडमिक जर्नल्स की, तो साइंटिफिक जर्नल्स को यहाँ से बाहर रखा गया है, तो ये चूंकि इनकरेक्ट है तो ये यहाँ पे आपका सही होगा। तो 2 चूंकि आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो जहां जहां 2 दिख रहा है उसको पहले आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन अनलॉफुल एक्टिविटी विल बी अलाउड टू पब्लिश पीरियोडिकल। नहीं, अगर यूएपीए के अंदर या कोई भी चार्ज लग गया तो जब तक आप उससे फ्री नहीं हो जाएंगे आप नहीं पब्लिश कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या बोला है कि अलाउ किया जाएगा, तो बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा, तो इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो आपका क्या हो जाएगा, सी 1 और 3 जो है आपका वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, चलिए अगले सवाल पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। विथ रेफरेंस टू द लीगल सर्विस कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो लीगल सर्विस कमिटी के बारे में आपसे पूछा गया है और आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। फर्स्ट है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। क्या ये सही है? देखो ये 100% सही है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। सेकेंड क्या है कि द लीगल सर्विस अथॉरिटी और नालसा सेल कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी। क्या ये सही है? राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण या नालसा समिति का गठन करेगा। लीगल सर्विस कमिटी क्या नालसा का गठन करेगी? तो बिल्कुल करेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों ही आपके सही हैं तो बोथ 1 और 2 ओनली, ठीक है। आगे बढ़े। अभी देखो ये सवाल जो आपको दिख रहा है ये वीवीपैट से रिलेटेड है। वीवीपैट और ईवीएम को लेके बहुत सारी चीजें होती रहती कि ईवीएम को हैक किया जा रहा है, वीवीपैट में जो दिखाया जा रहा है वो बस एक रिफ्लेक्शन है, और कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रूव हो गया है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि जहाँ पे एक वोट का भी इशू आ रहा है वहाँ आपको पूरे के पूरे वीवीपैट में जितने भी पर्चे गिरे हैं उसको मैच करवाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कंसर्न का सब्जेक्ट बना हुआ है रिसेंटली, इसीलिए क्वेश्चंस भी आया है। देखिए जल्दी से, वीवीपैट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम अटैच्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पहला है। सेकेंड है इट इज इंटेंडेड एज एन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम टू अलाउ वोटर्स टू वेरीफाई देयर वोट। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए, क्या होगा? देखो वीवीपैट के बारे में ये बोला जाता है कि ये सिर्फ प्रिंट करने का काम करता है, तो इंडिपेंडेंट होता है। उसको बस वहां से एक जस्ट लाइक जैसे आप प्रिंटर को एक मैसेज देते हो ना कि अब चलो प्रिंट करो, तो बस ये प्रिंट करने का काम करता है। तो बस लिंक तो होता है लेकिन इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है जो कि ईवीएम से लिंक होता है। सेकेंड है कि वीवीपैट को लाने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था कि आप जिसको वोट डाल रहे हो क्या वो वोट सही जगह जा रहा है उसको चेक करना। तो जब आप वोट डालते हो ना तो वहां पे आपको ग्लास के अंदर पर्चियां दिखती है, तो आप देख के समझ जाते हो कि आपने किसको वोट डाला है। तो क्या हो जाएगा, दोनों ही आंसर जो है इसके करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए जल्दी से। स्टेट ऑफ द जुडिशरी, ये रिपोर्ट आई है रिसेंटली।
A report on infrastructure, budgeting, human resource and ICT was recently published by which of the following institution? नगर पालिका की अस्थिरूप बुनियादी ढांचे, बजट, मानव संसाधन और आईसीटी का एक रिपोर्ट हाल में ही किस संस्थान के द्वारा पब्लिश किया गया है? जल्दी से बताइए किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? तो किसके द्वारा पब्लिश किया गया, जल्दी से बताइए। देखो, प्रथम फाउंडेशन के बारे में आपने सुना होगा। ये जो प्रथम फाउंडेशन है ना, प्रथम, इसी ने ये पब्लिश किया है। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड? देखो, एनजीएससी वर्सेस कॉलेजियम वाला आपने केस सुना होगा। 99th अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो किस केस में किया गया बताइए? पुट्टास्वामी केस, 4th जज केस, 3rd जज केस और किहोतो होलाहन केस। किस केस में किया गया था, जल्दी से बताइए। देखो नालसा, ये जो एनजीएससी वाला एक्ट कब पास हुआ था? 2014 में, 99th अमेंडमेंट एक्ट से। और इसको क्या किया गया था? ये 2015 में नल एंड वॉइड कर दिया गया था। तो 2015 में कौन सा केस हुआ था? तो वो था द 4th जज केस। ठीक है, और रिसेंटली देखो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी 600 प्लस एडवोकेट जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और ये बोला है कि जुडिशरी जो है वो कहीं ना कहीं रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा उसको ओवरलैप करने की कोशिश की जा रही है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। एक बाकायदा चिट्ठी लिखी थी, तो इसीलिए ये थोड़ा सा न्यूज में आ गया। चलिए इस सवाल को देखिए। Consider the following statement with reference to Financial Intelligence Unit India, FIU India, Financial Intelligence Unit। अभी अभी हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा वाहवाही लूटा था, बहुत ज़्यादा बात हुई थी इसके चक्कर में। चलिए बताइए क्या है ये FIU India? इट इज़ ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब देखो, एलिगेशन से बहुत सारा लगाया गया था इसके बाद कि जो इतने सारे जो बिजनेसमैन है जो पैसा लेके देश से बाहर भाग गए, तो बिना रूलिंग गवर्नमेंट के तो भागी नहीं होगी, और अगर आपके पास कैपेसिटी था कि आप सस्पेक्ट बना सकते थे तो फिर ये चीज़ें कैसे हुई? बहुत सारे सवाल उठे थे, बताइए। सेकेंड है, इट डायरेक्टली रिपोर्टेड टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कीजिए। देखो, दोनों ही ये स्टेटमेंट सही है, और इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशंस भी लगे। एलिगेशंस लगने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि जो यहाँ पे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल है, ये डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर दें, और इसीलिए जो भाग गए पैसे लेके, तो उनके ऊपर एक सस्पेक्ट बनाया गया कि अगर हमारी गवर्नमेंट में से ही किसी ने हेल्प करा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ESCR पोर्टल? ESCR पोर्टल का सबसे अच्छा वर्णन क्या है, जल्दी से बताइए। पहले तो ये बताइए कि ESCR पोर्टल है क्या। देखो, ESCR का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड पोर्टल। इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड पोर्टल, इट मीन्स ESCR पोर्टल। क्या होगा इसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन, जल्दी से बताइए क्या होगा? क्या होगा? एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिजिटल वर्जन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है, समझ गए? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। NIA के बारे में आपसे पूछा गया। NIA तो पता ही है आपको, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इस देश का करीब करीब हर बच्चा एक बार के लिए सोचता है कि मैं NIA का एजेंट बन जाऊंगा, रॉ का एजेंट बन जाऊंगा। तो बताइए NIA के बारे में स्टेटमेंट दिए गए और आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। ठीक है,
स्टेटमेंट 1 कहता है एन अपील से लाई फ्रॉम एनी जजमेंट, सेंटेंस और ऑर्डर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेकेंड क्या है, एवरी अपील सेल हेडेड बाय हर्ड बाय अ बेंच ऑफ 5 जजेज ऑफ द हाई कोर्ट। बताइए क्या होगा। स्पेशल कोर्ट फॉर एनआईए की बात की गई है, तो एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट होगा, बताइए उसके किसी फैसले, सजा या आदेश के खिलाफ भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। एनआईए ने जो स्पेशल केस कोर्ट बिठाया था, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। देखिए बिल्कुल नहीं बिठाई जा सकती है, क्योंकि एनआईए का अगर स्पेशल कोर्ट बैठा है तो क्या होगा आप समझो। अगर स्पेशल कोर्ट को बिठाया गया है, इसका मतलब है कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हुई है, चाहे वो टेरर अटैक से रिलेटेड हो या कुछ और, हमारी सॉवरेनिटी को खतरा हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हर्ड नहीं करेगा तो यहाँ पे हाई कोर्ट की क्या विसात। जब सबसे जो सुप्रीम है, जब उसी को पावर नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट को तो देखना भी बेवकूफ़ी है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है। एनआईए समझो हमारे देश की जो टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, तो उससे तो फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में चीजें आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन्ड है। एक चीज यहां देखो लिखा है, ओनली रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द कमीशन। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को आप ढूंढो, जहां पे ओनली दिखे, नोट दिखे, तो क्या ये सही है। देखो यही इनकरेक्ट। अगर आप इसको एलिमिनेट कर देते हैं तो बाकी के देखो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कहीं पे 2 ओनली है क्या, ये लो यहां पे है ओनली 2, मतलब 2 ओनली, मतलब 2 स्टेटमेंट यहां पे सही है। आपका जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि केवल सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर्स ही जो होंगे वो आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है। पॉलिटिशियंस को भी बना देते हैं, इकोनॉमिस्ट को भी बनाते हैं। इससे पहले अगर आप देखो तो जो थे वो पॉलिटिशियन ही तो थे। अब देखो जो 24th क्वेश्चन आपका था, वहां तक क्या था कि आपके पॉलिटी सेक्शंस के क्वेश्चन थे। अब जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है, ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, बताइए जल्दी से। विथ रेफरेंस टू द चिल्का लेक विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपसे पूछा गया है कि 2 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से करेक्ट कौन सा है। पहला है इट इज ए ब्रैकिश वाटर लगून सिचुएटेड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अब आप समझो चिल्का लेक आपको कहां देखने को मिलता है, उड़ीसा के अंदर देखने को मिलता है, राइट। उड़ीसा कहां है, वो बे ऑफ बंगाल के पास है, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर आपको उड़ीसा और चिल्का लेक देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड है इट वॉज डिजिग्नेटेड द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन। अब इसके बारे में बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखो ये स्टेटमेंट 100% सही है। 1981 के अंदर इसको फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर रखा गया था। कब, 1981 में। अगर रामसार साइट्स की जो बात की गई है तो रामसार कन्वेंशन 1971 में आपको देखने को मिला था। फोर्स में कब आएगा, तो 1975 में फोर्स में आएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, 2 ओनली। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। आपसे पूछा जा रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन साउथ चाइना सी।
देखो नोट लोकेटेड पूछ रहा है, साउथ चाइना सी की बात करें ना तो यहाँ पे एक यू डैश लाइन है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, तो ये जो पॉइंट को जब आप कनेक्ट कीजिएगा तो यू के शेप में आता है। तो चाइना का कहना है कि ये यू डैश लाइन जहां तक है वहां तक ये हमारी टेरिटरी है। और अब हमने रिसेंटली देखा था कि यूएसए जैसे पावरफुल कंट्री को भी पीछे हटना पड़ा था साउथ चाइना सी में, इतनी ज्यादा मोनोपोली है इसकी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। देखो ये जो सेंकाकू आइलैंड है ना, सेंकाकू आइलैंड आपको जापान के आसपास दिखेगा ईस्ट चाइना सी में, ना कि साउथ चाइना सी में। तो इसको इलिमिनेट कर दीजिए। बाकी स्प्रेटली आइलैंड, पार्सल आइलैंड, ये सब के सब जो है आपको साउथ चाइना सी के अंदर ही दिखेंगे, ठीक है। पार्सल और स्प्रेटली आइलैंड के ऊपर तो वाद विवाद होता रहता है, ये तो न्यूज में ही रहता है मोस्टली टाइम। चलिए अब इसको देखिए। 9 डैश लाइन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज इन डिफरेंस टू। अभी हमने बात किया है कि जो डैश लाइन है, 9 डैश लाइन, वो यू के शेप में आपको वहां पे दिखता है। तो कहां पे ये है जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा, क्या होगा? बिल्कुल सही। 9 डैश लाइन जो है ना, ये ऐसे है, बिल्कुल ऐसे यू के शेप में आपको दिखेगा। 9 पॉइंट इसको कनेक्ट करते हैं और वो कहाँ पे है? चाइनीज सी में, साउथ चाइना सी के ऊपर। और यही वजह है कि चाइना यहाँ पे बोलता है कि चूंकि हमारे कुछ उसके जो वहाँ के बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स है पुराने, उसके अंदर 9 यू डैश लाइन्स की बात की गई है। तो इसीलिए वो क्या बोलता है कि साउथ चाइना जो है वो के ऊपर वो अपनी कंट्रोल मोनोपोली की बात करेगा, ठीक है। चलिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है कि विथ रेफरेंस टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समटाइम सीन इन न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है किसके बारे में? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। देखो क्या है कि दीज आर गुड फॉर खरीफ क्रॉप। नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब आता है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है ठंड के समय में, विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में व्हीट होता है बिल्कुल, बट ये क्या है? राबी क्रॉप है, ये खरीफ नहीं है। अगर आप 4 को इलिमिनेट करते हैं तो देखो 2 ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी इलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन बचे हैं। 1 और 3 इसमें भी है, 1 और 3 इसमें भी है। तो 2 को चेक कर लेते हैं, अगर 2 करेक्ट हुआ तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या कहता है? अ जनरल डिक्रीज इन प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर एट अ प्लेस इंडिकेटेड इट्स अराइवल इन इंडिया। देखो टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है, टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज हो जाता है। जब आने वाला होता है ना, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर सडनली बढ़ता है, उमस बढ़ जाती है, तो लोगों को पता चल जाता है कि अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 3, ए ओनली, ठीक है। आगे चले, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की ठंड जो है ना, वो जम्मू कश्मीर का भी रिकॉर्ड तोड़ देती है। इस बार जम्मू कश्मीर में ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हम देखें तो बारिश तक नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई। वहां पे पूरा का पूरा जो पहाड़ था वो मैदान जैसा दिख रहा था, और दिल्ली में ठंड ने कहर मचा रखा था। यही तो है पूरा का पूरा क्लाइमेटिक इफेक्ट। चलिए, विथ रेफरेंस टू द वेस्टर्न घाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो वेस्टर्न घाट आपको हमेशा न्यूज में दिखेगा, ठीक है, किसी न किसी वजह से न्यूज में दिखता है। और रिसेंटली आप देखो तो केरला के अंदर बहुत सारी जो माइनिंग्स हो रही है, जो रबर प्लांट्स की वजह से बहुत सारी वहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, सैंड माइनिंग की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसलिए वो हमेशा ही न्यूज में रहता है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए क्या है? इट इज ए लॉन्ग माउंटेन चेन विच कवर्स एन एरिया अंडर 4 स्टेट ऑफ इंडिया। सेकेंड क्या है? अनामुडी द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये देखो ये बिल्कुल सही है, अनामुडी जो है ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। अब यहाँ पे इसने बोला है 4 स्टेट, इसीलिए मैं थोड़ा रुक गया। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा पार्ट वेस्टर्न घाट का मिलेगा,
उसके बाद कहाँ मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा, तो दो तो यही हो गए। उसके बाद देखो तो गोवा का भी थोड़ा सा पार्ट मिलेगा। उसके बाद केरला और तमिलनाडु में भी आपको ये देखने को मिलता है। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये तीनों तो मेन पोर्शन है। तो मिनिमम ये कहाँ दिखता है, तो आपको 5 से 6 स्टेट में दिखता है। तो यहाँ पे क्या दिखा है, 4। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट, राइट आंसर 2 ओनली। ठीक है, समझ आ गया आपको। देखो गुजरात में भी है थोड़ा सा, हाँ अगर बात करें ना तो वेस्टर्न घाट का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जो आपको है वो गुजरात के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो टोटल कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्टेट्स के अंदर आपको वेस्टर्न घाट कहीं ना कहीं फैला हुआ दिखेगा। ये बिल्कुल अरावली की तरह है, जैसे अरावली का छोटा सा आपको पार्ट यूपी के अंदर भी देखने को मिलता है ना, बिल्कुल उसी तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। आपको मैच करना है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। देखो बिल्कुल करंट अफेयर्स के लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक तरफ लोकेशन दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्टेट दिए गए हैं। पर्शियन गल्फ की बात करें तो देखो बहुत टेंशन है। पर्शियन गल्फ में रिसेंटली हमने देखा कि क्या हुआ कि ईरान ने एक शिप को कब्जा कर लिया था जिसमें 17 इंडियंस भी थे। जल्दी से बताइए क्या होगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच, कौन कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, जल्दी से बताइए। देखो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है, तो ये बिल्कुल पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। मलाका स्टेट की बात करें तो मलय पेनिनसुला को किससे करता है, सुमात्रा आइलैंड से करता है, तो ये भी करेक्ट। लेकिन सुएज कनाल की अगर बात करें तो सुएज कनाल में आपको पता है कि इजराइल की यहाँ पे मोनोपोली चल रही है। तो सुएज कनाल पे किसको जोड़ेगा, मेडिटेरेनियन सी तो एक वन साइड जोड़ेगा, लेकिन एशिया के साइड किसको जोड़ता है ये, तो किसको जोड़ेगा, रेड सी को जोड़ेगा, ना कि ब्लैक सी को। तो ये आपका इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 2 पेयर्स, 1 एंड 3 जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। अब देखो चेनाब रिवर के ऊपर क्वेश्चन आने का भी एक वजह है। आपने अभी रिसेंटली न्यूज में सुना होगा रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं आपको टेंशन देखने को मिला था। याद आ गया आपको। तो चूंकि वो चेनाब रिवर के ऊपर बनाया गया तो इसीलिए चेनाब रिवर के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, पहला है मरुशुदर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इट। ठीक है, सेकेंड है बगलिहार, सलाल एंड रटले आर लोकेटेड ऑन दिस रिवर। ये सारे के सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। और लास्ट वन क्या है, इट इम्पटाइज इनटू सतलज रिवर, मतलब ये सतलज नदी में गिरती है। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। देखो रिवर चेनाब की बात करें तो जो लाहौल स्पीति वाला वैली है ना हिमाचल प्रदेश में, वहां से आपको हिमाचल प्रदेश में वहां से आपको ओरिजिन दिखेगा किसका, चेनाब का। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी से क्या होगा। देखो सारे के सारे करेक्ट है। लाहौल स्पीति वैली के आसपास हिमाचल प्रदेश से निकलेगी और सतलज में पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां पे ये सतलज में जाके ड्रेन हो जाती है। और बगलिहार डैम की बात करें, सलल की बात करें या राटले प्रोजेक्ट की बात करें, ये तीनों के तीनों आपको चेनाब रिवर के ऊपर ही दिखेंगे। अभी इंडिया ने ये भी बोला है ना कि जो ईस्टर्न 3 रिवर है जिसके वाटर के ऊपर इंडिया का हक है, प्लस वेस्टर्न 3 रिवर के 20% वाटर के ऊपर भी इंडिया का हक है। तो अब क्या करेगा कि इंडिया इसके 100% कैपेसिटी से उसको यूज करेगा। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने ये अनाउंस किया था। चलिए
आपसे पूछा जा रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नॉट लोकेटेड इन पीर पंजाल रेंज। 4 पास की बात की गई है, बनिहाल, रोहतांग, दीफू पास एंड सिंथन पास। बताइए कौन सा पीर परांजल रेंज में आपको देखने को नहीं मिलता है, कौन सा नहीं देखने को मिलेगा, जल्दी से बताइए। देखो ये पीर परांजल रेंज कहाँ आपको कश्मीर के आसपास देखने को मिलेगा, कश्मीर में देखने को मिलेगा, ठीक है। बताइए जल्दी से कौन सा होगा। बताइए जल्दी से आंसर कीजिए। बिल्कुल सही, क्या होगा, दीफू पास। दीफू पास आपको कहां पे देखने को मिलता है, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो म्यांमार चाइना का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। विथ रेफरेंस टू पीर पंजाल रेंज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला है कि इट इज ए चेन ऑफ माउंटेन इन लेसर हिमालयाज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। सेकेंड है इट एक्सटेंडेड बिटवीन बियास एंड किशनगंगा रिवर। क्या सही होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो सही हैं। ये लेसर हिमालय में आपको जो शिवालिक वाला पार्ट होता है वहां पे आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। और ये लाई कहां करेगा, ये रिवर ब्यास और किशनगंगा इन दोनों के बीच में ही ये लाई करता है, ठीक है। अब रिवर किशनगंगा के ऊपर भी आपने देखा कि एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वहां पे बनाया जा रहा है। तो इसी सब चीजों की वजह से ये क्या है ना कि करंट अफेयर्स में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब कश्मीर तो हमेशा से ही न्यूज में रहा है, चाहे वो 370 की बात करें, 35A की बात करें, या चाहे वहां पे जो डिस्प्यूटेड पीओके वाले रीजन की बात करें। कश्मीर वैली इज लोकेटेड बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स। कश्मीर वैली आपको कहां पे देखने को मिलता है, जल्दी से बताइए कहां देखने को मिलेगा, बताइए जल्दी से। जस्कर रेंज जहां जहां है उसको तो पहले ही इलिमिनेट कर दीजिएगा, क्योंकि कश्मीर वैली जो है वो आपको ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं और जो पीर परांजल रेंज है इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जस्कर रेंज जो है वो लेह लद्दाख वाले एरिया में, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, इवन ये हिमालय का पार्ट भी नहीं है जस्कर रेंज, ठीक है। अगर आपसे कल कोई पूछ दे कि केटू गार्डविन आस्टिन जो केटू बोलते हो क्या वो हिमालय का पार्ट है, नहीं, वो अलग है ना, वो सब ट्रांस हिमालयन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। समिष्ठा लेक समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज इज लोकेटेड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो समिष्ठा लेक है वो किस राज्य में है, जल्दी से बताइए कहां पे देखने को मिलेगा आपको समिष्ठा लेक। बताइए जल्दी से। देखो ये आपको वडनगर एक जगह है, कहाँ, गुजरात के अंदर, ये वहां पे दिखेगा। और समिष्ठा लेक की खूबसूरती पता है क्या है, ये आपको एल के शेप में देखने को मिलेगा। ये जो है ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको ये लेक देखने को मिलता है। इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र एक ऑप्शन में था ना, तो महाराष्ट्र में आपने क्या देखा था, तो लोनार लेक आपने कहां देखा, महाराष्ट्र के अंदर देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। अब कृष्ण राज सागर डैम के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि जो कृष्ण राज सागर डैम है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला तो आपसे बोला गया है कि ये जो डैम है ये गोदावरी नदी के ऊपर सिचुएटेड है। सेकेंड है द डैम वाज बिल्ट ड्यूरिंग 1911 टू 1932 अंडर द लीडरशिप ऑफ एम विश्वेश्वरैया। 1911 से 1932 के बीच में बनाया गया था। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
बताइए जल्दी से। देखो ये चीज जो है ना कि एम विश्वेश्वरैया के टाइम पे बनाया गया था, ये बिल्कुल सही है। और कृष्ण राजा सागर डैम जो है ये मैसूर के वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है। तो मैसूर वाले रीजन से कौन सी नदी बहती है? गोदावरी तो नहीं बहती वहां से। कौन सी नदी बहेगी जल्दी से बताइए? कृष्णा बहेगी, कावेरी बहेगी? बताइए जल्दी से, कौन सी नदी वहां पे आपको देखने को मिलेगी? कौन सी है? बिल्कुल सही। क्या होगा वो है कावेरी रिवर। यहां पे आपको कावेरी रिवर दिखेगा, ना कि गोदावरी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है द KG-D6 फील्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन इज सिग्निफिकेंट ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो KG-D6 वाला एरिया है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जल्दी से बताइए। क्या यहाँ पे कोल रिजर्व मिला है? क्या यहाँ पे डायमंड माइंस मिले हैं? क्या यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स मिले हैं? या लार्ज ऑयल एंड गैस फील्ड मिले हैं? देखो डायमंड माइंस की बात की गई है ना, तो डायमंड माइन आपको पता है पन्ना में है, मध्य प्रदेश के पन्ना में। तो इसको तो आप सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। ये मैं कह रहा हूं, अब आप सोच लो कि क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पे क्या है कि लार्जेस्ट कोल रिजर्वायर। देखो कोल आपको कहां देखने को मिलता है? छोटा नागपुर प्लेट, उड़ीसा, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला रीजन है वहां पे, जो गोंडवाना वाला रीजन है वहां पे आपको कोल ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये भी इलिमिनेट हो गया, ए और बी दोनों ही इलिमिनेट हो चुके हैं। सी और डी में से बताइए क्या होगा? देखो यहां पे क्या है कि लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस फील्ड हमें मिला है। ठीक है, यही है आपका राइट आंसर। क्या होगा? डी। लास्ट क्वेश्चन है आपके सेशन का, देख लीजिए इसको। हाँ लास्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है द प्लेस दाउकी, रक्सौल, रुपईडीहा एंड श्रीमंतपुर रिसेंटली सीन इन न्यूज आर रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए ये जो चार प्लेसेस देख रहे हैं आप, दाउकी, रक्सौल, रुपईडीह एंड श्रीमंतपुर, ये किससे रिलेटेड है? जल्दी से बताइए किससे रिलेटेड है? जल्दी से बताइए किससे रिलेटेड है? ये सब के सब क्या है? ये लैंड पोर्ट्स हैं, ये ऑपरेशनल लैंड पोर्ट्स हैं जो कि आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आज आपका सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है।